अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। बेटे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बेटे अगर हम लफ्ज़ बायोकेमिस्ट्री के ऊपर गौर करें तो दो लफ्ज़ हमें नज़र आते हैं, एक है बायो और दूसरा है केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है बेटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और केमिस्ट्री के अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक होती है बेटे कंपोनेंट जिसको हम केमिकल कंपोजिशंस कहते हैं, और दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस। अगर हम इस लफ्जी मतलब के ऊपर जाएं, बायोकेमिस्ट्री का जो लफ्जी मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रोसेस का जो मुताला होता है उसको बेटे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस का मुताला करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम बायोकेमिस्ट्री को क्यों स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बेटे बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, इसकी बदौलत हम अनाटमी और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अनाटमी और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव अ बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर किसी की एक बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस, respiration, digestion, muscle contraction can all be described in term of biochemical या biochemical terms के जरिए हम बेटे क्या करते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है या मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैन ऑल बी डिस्क्राइब्ड इन बायोकेमिकल टर्म्स। उसके बाद बेटे अगर हम बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, अगर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो दो बेसिक कंपाउंड से बने होते हैं। एक होते हैं बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटे जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं। और दूसरा अगर हम देखें इसकी ओल्ड डेफिनेशन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब यह है कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए गए हों। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं मेरे बेटे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ मौजूद नहीं होते। मिसाल के तौर पर वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड्स हैं या बेसिस जितनी भी हैं, तो ये सारे बेटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमने बैक्टीरियल और मैमल्स के सेल का जो केमिकल कंपोजिशन है उसका कंपैरिजन करना है, तो हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल और मैमल सेल्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनकी परसेंटेज कितनी होती है। अगर हम देखें बेटे वाटर को तो दोनों के अंदर 70% होता है। प्रोटीन्स जो है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर 15% होती है और 18% होती है मैमल सेल्स के अंदर। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, डीएनए है, आरएनए। तो ये सारे बेटे एक टेबल दिया हुआ है जो कंपैरिजन को शो करता है कि बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल्स के अंदर केमिकल कंपोजिशंस के हवाले से या केमिकल कंपोनेंट्स के हवाले से क्या डिफरेंस है। उसके बाद है बेटे हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर बेटे अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन, इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। हम देखें इसकी एक्सप्लेनेशन, तो हम कंटिन्यूअसली बायोकेमिकल्स मटेरियल को इनटेक कर रहे हैं, फिर उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, और यूटिलाइज होने के बाद वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इनटेक ऑफ बायोकेमिकल्स मटेरियल, अब बेटे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करती है इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूज देम टू मेक केमिकल ऑफ इट्स लिविंग मैटर्स।
तो वो बायोकेमिकल मैटर को इन्वायरमेंट से इनटेक करेंगे और वो लिविंग मैटर्स के लिए जो भी चीज़ें होंगी उनको बेटे क्या करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वो यूटिलाइज करेंगे, पहले इनटेक करेंगे बायोकेमिकल मटेरियल को, फिर क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ बायोकेमिकल। फॉर दिस रीजन cells of every organisms are constantly taking new substances and changing them chemically in a various ways. मिसाल के तौर पर building a new cellular material and obtaining energy for their needs. अब वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली नए सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं और वो एनर्जी हासिल करने के लिए क्या होते हैं बेटे, इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है बेटे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सरवाइव करने के लिए सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज, ना रुकने वाली, खत्म ना होने वाली एक्टिविटीज चाहिए होती हैं। दीज एक्टिविटीज इज मेंटेन्ड बाय द हायर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं मेरे बेटे, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं बेटे, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं, उनको बेटे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी जरूरत होती है, एनाबॉलिक रिएक्शंस नीड एनर्जी। इसके एग्जांपल है बेटे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, सिंपल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो बनते हैं। कैटाबॉलिज्म के अंदर ऐसे रिएक्शन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है और सिंपल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए इसके एग्जांपल है बेटे रेस्पिरेशन। उसके बाद बेटे ये जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। Anabolic and catabolic reactions go hand in the living cells. Complex molecules are broken down and a resulting smaller molecule are reused to form a new complex molecule. Interconversion of carbohydrate, proteins and lipids that occur continuously in the living cells are the examples of coordinated anabolic and catabolic activities. बेटे ये जो anabolic और catabolic reaction है ये साथ साथ चलते रहते हैं। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और सिंपल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। वही सिंपल सब्सटेंसेस तो दोबारा यूज होते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए। मिसाल के तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की इंटरकन्वर्जन है, ये कोऑर्डिनेटेड एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज की एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से कंपाउंड्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम देखें, कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उठाकर देख रहे हैं तो वहां पे जो बेसिक एलिमेंट होगा वो बेटे क्या होता है, कार्बन होता है। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। इसकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं बेटे जो कार्बन की अहमियत को मजीद उजागर करते हैं और स्केलेटन ऑफ लाइफ के अंदर उसका एक सेंट्रल पोजीशन होती है। अब इसकी कुछ है कैरेक्टरिस्टिक्स। मिसाल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इट कैन इंटरैक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट व्हेन टू और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल्स बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड बेटे म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जब दो या दो से ज्यादा एटम अपने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को पूरा करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बेटे अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो वो बनेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो वो डबल हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और उसमें जो एग्जांपल है बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। ट्रिपल, अगर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है बेटे वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सबसे पहले कार्बन बेटे टेट्रावैलेंट है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। Carbon is a tetravalent. When carbon combine atoms with 4 atoms or radicals, 4 bonds are formed symmetrically. जब किसी भी एटम्स के साथ दूसरे के साथ या रेडिकल्स के साथ कार्बन कंबाइन करता है तो 4 मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं जो कि एक टेट्राहेड्रॉन की शेप बनाते हैं। रिजल्ट टू गिव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो जो स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो होती है स्टेबल।
अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, या इस टेट्रावैलेंसी की जो इंपॉर्टेंस है, दिस स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम्स मेक इट फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। जब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी तो इससे बेटे कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनेगी। उसके बाद होती है बेटे इसकी एक प्रॉपर्टी कैटिनेशन, कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग या सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम्स। अब जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है बेटे म्यूचुअली, तो या तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनेगी या फिर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनेगी या फिर बेटे रिंग स्ट्रक्चर बनेगी। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन मेक इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, तो बहुत ज्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बन बॉन्ड फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके डायग्राम में बेटे दिया हुआ है, पहले अनब्रांच चेन है जिसके अंदर हेक्सेन 6 कार्बन है और फिर उसके साथ हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है बेटे ये इस तरह एक अनब्रांच चेन बनेगी। दूसरा जो ब्रांच चेन होती है वो भी आपको पेंटोज शुगर है। उसके बाद बेंजीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लेकिन वहां पे भी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है। अब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाती है, बॉन्डिंग विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन कंबाइंस कॉमनली विद द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अब जब ये कंबाइन होते हैं आपस में, combination of with these and other elements contribute to the large variety of organic compound। बेटे जब ये आपस में कंबाइन होते हैं म्यूचुअली तो बहुत ज़्यादा मिकदार में या वैरायटी बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। सेल के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बेटा वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अब कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रोवाइड अ स्टेबिलिटी टू द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जिसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स के अंदर, जब अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच होते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं। तो प्रोटीन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देयर डाइवर्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अपने काम और स्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत डाइवर्स नेचर्स की होती हैं प्रोटीन। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो किस्म के कंपाउंड बनाती है, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है। Large organic molecules such as cellulose, fat, protein, generally insoluble in water, hence they form a structures of the cells। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये सेल्स की स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए क्या होते हैं बेटे इस्तेमाल होते हैं। दे आल्सो सर्व एज अ स्टोरेज फॉर द स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, जब इनकी होती है ब्रेक डाउन, हाइड्रोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज रिलीज होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं ये स्टोर करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, which in turn small molecule like glucose which in turn are responsible for providing the energy to the body। उसके बाद है माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में such as glucose, amino acid and fatty acid। सर्व इधर दो तरीकों से, एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सब यूनिट्स टू बिल्ड अ मैक्रो मॉलिक्यूल। या तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम कर रहे होते हैं या फिर ये बेटे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। Some small molecules are so unstable that they are immediately broken down to release energy। कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं बेटे, वो फौरी तौर पर उनकी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। मिसाल के तौर पर ATP। Substances serve as immediate source of energy for the सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के स्केलेटन ऑफ लाइफ के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्डिंग बनाती है उनकी क्या अहमियत है, और जो कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं वो किस तरह होते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।